नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव पर बड़े ऐलान की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर शुरू हुए विवाद की, ईवीएम पर उठे सवालों की, जानेंगे सीए पर कैसे फंस गई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन, बीआरएस नेता के कविता को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी ईडी भेज चुकी है इसी मामले में समन। बिहार में हुआ नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार, मंगल पांडे, रेणु देवी समेत 21 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी ने नहीं दिया बेटे को टिकट तो भड़के बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा। शिमोगा से बीजेपी उम्मीदवार बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 453 अंकों की गिरावट के साथ 72,643 पर हुआ बंद। 123 अंकों की गिरावट के साथ 22,023 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, चुनावों की तारीखें सामने आने वाली हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम को तैयार कर लिया है, अब इसका ऐलान बाकी रह गया है। तो कब होगा चुनाव का ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव की तारीखें बताई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। सुरक्षा कारणों के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए थे। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। नतीजे 23 मई को आए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, जिसमें से 67% ने वोट डाला था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग 14 अप्रैल के आसपास हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जेंडर रेशियो में भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 की बढ़ोतरी देखी गई। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 14 मार्च को ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद आयोग के 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी और चुनावी कार्यक्रम पर मुहर लगा दी। लोकसभा चुनाव की तारीखें तो सामने आ जाएंगी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने किसे चंदा दिया, ये एसबीआई कब बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने लिस्ट तो दी, लेकिन इस लिस्ट पर ही सवाल उठ गए हैं। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा एसबीआई ने, देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में 15 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी। सुनवाई के दौरान एसबीआई को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर सवाल उठाया कि उसने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया, जबकि हमारे आदेश में साफ साफ लिखा गया था कि बॉन्ड नंबर भी उपलब्ध कराया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक बेंच के फैसले में साफ कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में चुनाव आयोग ने कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी। आयोग का कहना था कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज दे दिए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। चुनावी बॉन्ड के साथ ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला भी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुनवाई के बीच में ही सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, जिस पर अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है। तो कब तक देना है केंद्र सरकार को जवाब, देखिए ये रिपोर्ट।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर केंद्र से अहम सवाल किए हैं। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई। कोर्ट ने सरकार को 21 मार्च तक का समय देते हुए इस पर जवाब मांगा है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म एंड ऑफिस एक्ट 2023 की धारा 7 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने संशोधित कानून में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा है। अब इसे लेकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार की पसंद से ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तो सरकार के फायदे के लिए चुनाव में हेराफेरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर संदेह जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब देखना यह है कि केंद्र इस पर क्या सफाई देता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सवालों में है। वैसे सवाल सिर्फ चुनाव आयुक्तों पर ही नहीं, बल्कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी है। विपक्ष इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की बात तक सुनने को तैयार नहीं। इसे लेकर आज कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष पहले से ही ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आया है, ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम उनसे ईवीएम हटाने के लिए कह रहे हैं, वे वैसे भी ईवीएम नहीं हटाएंगे, वे केवल कुछ वीवीपैट की गिनती करते हैं। हम चाहते हैं कि वे वीवीपैट के पूरे सेट की गिनती करें। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीवीपैट की पर्ची मतदाता को देने की बात कही थी, जिससे मतदाता को ये पता चल सके कि उनका दिया हुआ वोट हकीकत में किसे गया। मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु में ईवीएम बनाती है, जिसमें 4 बोर्ड मेंबर्स भाजपा के सदस्य हैं। जयराम ने कहा कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं, हमें वीवीपैट चाहिए, पेपर ट्रेल होना चाहिए ताकि लोग आश्वस्त रहें। कांग्रेस महासचिव ने बताया कि हमने ईसीआई से 15 मिनट का समय मांगा, लेकिन मौका नहीं दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से सीधा सवाल कर दिया कि आप हमसे डरते क्यों हैं, आपको कौन प्रभावित कर रहा है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी ईवीएम पर अपनी चिंताओं के समाधान के लिए वक्त मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें भी वक्त नहीं दिया, जिसे लेकर चुनाव आयोग को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई के करीब पहुंच चुकी है, जहां उसे समाप्त होना है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो कई ऐलान भी किए। क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुक्रवार को 62वां दिन था। आज यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। यहाँ राहुल गांधी ने कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। भाव पीढ़ी के पालन पोषण के लिए पूरा देश नारी शक्ति के आगे झुकता है। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना से साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी, बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के अधिकारों की बात की। राहुल ने कहा कि 24 घंटे जनता के अधिकारों की चोरी हो रही है और आप लोग केवल सिर हिला रहे हैं। देश की 88% आबादी को देश में भागीदारी नहीं मिल रही। देश की हाईकोर्ट में 650 जज हैं। केंद्र के 90 में से सिर्फ 3 अधिकारी ओबीसी हैं। सरकार आपको हक नहीं देना चाहती। राहुल ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। यह आर्थिक अन्याय है। भारत में 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना भारत के 70 करोड़ लोगों के पास है। यह अन्याय है। हम इस अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। 16 मार्च को मुंबई में खत्म होने वाली है ये यात्रा। राहुल ने कहा कि नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ 5 साल, 5 अन्याय और 25 गारंटी हमारा जवाब रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता ने बीजेपी को जरूर मुश्किल में डाल दिया है। वैसे मोदी सरकार के कई फैसले भी उसकी मुश्किल को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर चुनाव के समय जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है।
चुनाव से पहले लाए गए सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंसती दिख रही है, तो दुनिया भी सवाल कर रही है। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 19 मार्च को कोर्ट सीए पर सुनवाई करेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई हो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने आईयूएमएल की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। कपिल सिब्बल ने अपने दलीलों में कहा था कि विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसलिए इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि हम मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे। 190 से अधिक मामले हैं और इन सभी पर सुनवाई की जाएगी। हम अंतरिम याचिकाओं के पूरे बैच की सुनवाई करेंगे। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 237 याचिकाएं हैं और उन पर लंबित याचिकाओं में से 4 अंतरिम याचिकाएं नियमों के क्रियान्वयन के खिलाफ दायर की गई हैं। सरकार ने सीए कानून लागू किया है, उसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बीच सीए को लेकर अमेरिका ने भी सवाल उठाए हैं। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम सीए को लेकर चिंतित हैं। हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। मोदी सरकार मुश्किल में है तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी मुश्किल में है। मोदी मैजिक चलता नहीं दिख रहा है, सहयोगी आंखें दिखा रहे हैं और अब एक और सहयोगी ने बीजेपी से दूरी बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। खुली बगावत का ऐलान हो गया है, तो किस दल ने एनडीए छोड़ने की कर ली तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनने के असर नजर नहीं आ रहे हैं और अब गठबंधन के खिलाफ आरएलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बगावत की बात कह दी है। पारस एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज हो गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए में किस दल को क्या मिला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ के जो भी सांसद है वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी सीट से लड़ेंगे। पशुपति ने हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल एलजेपीआर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार होंगे, तो पशुपति ने भी कह दिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। यानी इस बार हाजीपुर सीट पर चाचा और भतीजे का मुकाबला तय है और दोनों के बीच की लड़ाई का इंडिया को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। पशुपति पारस ने अपने बयान में कहा कि अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी का रास्ता खुला हुआ है, हम कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पशुपति के करीबियों का कहना है कि आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव से पशुपति एक और दौर की बातचीत हो गई है। इंतजार बस एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान का हो रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें कल घोषित होनी हैं और आज ही देश भर में पेट्रोल की कीमतें 2 रुपये लीटर कम कर दी गई हैं। इससे पहले भी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। हालांकि पेट्रोल की कीमतें पिछले 1 साल से बढ़ी नहीं तो घटी भी तो नहीं थी। खैर, कल चुनाव की घोषणा होने तक और क्या क्या सस्ता होगा देखते हैं, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।